पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी हुई है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी के बाद शदीद मंदी का रुझान रहा। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में मस्बत रुझान देखने में आया और इंडेक्स 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। तेजी का यह सिलसिला ज्यादा देर बरकरार न रह सका और एक मौके पर 6,200 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 1,66,000 की सतह तक गिर गया। आज इंडेक्स का इख्तिताम 5,478 पॉइंट्स की कमी से 1,67,691 पर हुआ। गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट्स बढ़कर 1,73,169 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी के बाद शदीद मंदी का रुझान रहा। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में मस्बत रुझान देखने में आया और इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1,74,336 पॉइंट की सतह पर पहुंचा। तेजी का यह सिलसिला ज्यादा देर बरकरार न रह सका और एक मौके पर 6,200 से जायद पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 1,66,000 की सतह तक गिर गया। आज इंडेक्स का इख्तिताम 5,678 पॉइंट्स कमी से 1,67,691 पर हुआ। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 999 पॉइंट से बढ़कर 1,73,169 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला पशीन में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर जरदारी ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अक्कासी है। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी की अफ़वियत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम मुल्क से के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला पशीन में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर जरदारी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अक्कासी है। सदर जरदारी का कहना था कि दहशतगर्दी की अफ़वियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया। साथ ही जस्टिस आमिर फारूक ने आइन की अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसले में करार दिया कि 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आइनी स्कीम के तहत आइन और कानून का तशरीह का इख्तियार आइनी अदालत का है। साथ ही वफाकी आइनी अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि आइनी अदालत कानून साजी की आइनी हैसियत का जायजा ले सकती है। वफाकी आइनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी है और जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती इख्तियारात का फैसला सेल्स टैक्स के मुकदमे में तहरीर किया, जिसमें वाज़े किया गया कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से फैसला दिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने आईनी अदालत के इख्तियार पर अहम फैसले में करार दिया है कि 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आईनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार आईनी अदालत का है। वफाकी आईनी अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालत कानून साजी के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी रखती है। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती इख्तियारात का फैसला सेल्स टैक्स के मुकदमे में तहरीर किया, जिसमें वाज़े किया गया है कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है।
लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप के खिलाफ दरखास्तों पर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ की तमाम साबिका कार्रवाइयाँ कालादम करार दे दी गई हैं और तमाम दरखास्तें समाअत के लिए कायम ट्रिब्यूनल्स को भिजवा दी गई हैं। फुल बेंच ने ट्रिब्यूनल को जायदादों के कब्जों से मुताल्लिक तमाम मामलात का अज़्ज़र नौ जायज़ा लेने की हिदायत भी कर दी है। आपको बता रहे हैं इसी खबर के हवाले से कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने एक ही नौयत की 1500 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत की है। जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने एक ही नौयत की 1500 से ज्यादा दरख्वास्तों पर समाअत की और उन्हें मौसर होने पर निपटा दिया। फुल बेंच ने हिदायत की कि ट्रिब्यूनल जायदादों के कब्जों के मुतालिक तमाम मामलात का अज़्ज़र नो जायजा लेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने फुल बेंच के इस्तफसार पर बताया कि प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून में तरमीम कर दी गई है। फुल बेंच की हिदायत पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने गैर मनकूला इमलाक की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के हवाले से अदालत को आगाह किया और बताया कि अब हर जिला में आने वाली दरख्वास्तों की पहले स्क्रूटनी होगी, उसके बाद कमेटी रिकॉर्ड तलब करेगी और फिर मामला ट्रिब्यूनल्स में भेजा जाएगा। कानून में तरमीम के तहत एग्जेक्टिव अथॉरिटी से कब्जे खत्म कराने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। दरख्वास्तों में जिले इंतजामिया के मामला सिविल कोर्ट में होने के बावजूद प्रॉपर्टी पर कब्जे खत्म कराने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। फुल बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस इबरगुल खान शामिल थी। लाहौर हाईकोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर इब्तदाई कार्रवाई में हुक्म इम्तनाई जारी किया था और कानून पर अमल दरामद रोक दिया। हाईकोर्ट ने इसी मामले पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर रियासत शेख तमीम बिन हमद अल सानी की खुसूसी दावत पर कतर के आज से 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे और इस अहम दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सैनेटर इसहाक डार वफाकी वज़रा आला सतह का सरकारी वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात की पूरी जहतों बाशमूल सियासी रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर राबतों का जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और कतर के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात और बाहिमी एतमाद की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी रखते हैं और इस दौरे से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर रियासत शेख तमीम बिन हमद अल सानी की खुसूसी दावत पर कतर के आज से 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। अहम दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सैनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला सतह का सरकारी वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात की पूरी जहतों बशमूल सियासी रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर राबतों का जायज़ा भी लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और कतर के दरमियान दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एतमाद की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक इलाकाई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी रखते हैं और इस दौरे से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत भी मिलेगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अदा करेगी। सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में 25 फरवरी को होने वाले काबीना के 48वें इजलास का एजेंडा तैयार कर लिया, जिसमें रोयत हिलाल कमेटी के अखराजात की मंजूरी भी दी जाएगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने 20 लाख रुपए खर्च किए। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अदा करेगी। सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में 25 फरवरी को होने वाले काबीना के 48वें इजलास का एजेंडा तैयार किया, जिसमें रोयत हिलाल कमेटी के अखराजात की मंजूरी भी दी जाएगी। साथ ही रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अदा करेगी। सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में 25 फरवरी को होने वाले काबीना के 48वें इजलास का एजेंडा तैयार कर लिया, साथ ही जिसमें रोयत हिलाल कमेटी के अखराजात की मंजूरी भी दी जाएगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
चांद देखने के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रोयते हिलाल कमेटी ने रमज़ान का चांद देखने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। चांद देखने के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आपको बताएंगे रोयते हिलाल कमेटी ने रमज़ान का चांद देखने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। चांद देखने के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ये भी है। और रोयते हिलाल कमेटी ने रमज़ान का चांद देखने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। उस सिस्टम की बुनियाद 2003 में जो रेगुलराइज, और बिलाशुबा ये रेगुलराइजेशन नेमतुल्लाह खान मरहूम उस वक्त के मेयर यानी कि साबिक मेयर या नाज़िम कराची, उनकी नाक के नीचे SBCA में ये रेगुलराइजेशन हुई 2003 में। अब मुझे नहीं मालूम किसी हाल में हुई, यानी इस लॉ से भी कवर नहीं होती थी। ये जो सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2002, 1 साल की मियाद, हाँ इसमें परमिसेबल लिमिट में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग की जगह पर 178 दुकानों का बनना, जो कि बेसमेंट में थी, बेसमेंट में पार्किंग थी और बेसमेंट में 178 दुकानें बनी। अब वाज़ेह रहे कि नेमतुल्लाह खान मरहूम नाज़िम है कराची के, और उस वक्त का जो बल्दियाती कानून था 2001 का गालिबन या 2000 का, उसके तहत बिल्डिंग कंट्रोल कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इलेक्टेड मुंतखब मेयर या नाज़िम के अंडर में होती थी। आपको याद होगा जो मेरे सीनियर साहब यहाँ पर बैठे हैं, SBCA उस वक्त KBCA था और KBCA कंट्रोल होता था ऑर्डिनेंस 79 से, और 1 साल की मियाद दी गई ये सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस में कि वायलेशन को रेगुलराइज कराएं। तो 1 साल हो गया, उसमें रेगुलराइज नहीं हुई। उसके 10-15 दिन के बाद गुल मोहम्मद खानानी जो मालिक है गुल प्लाजा का, वो आता है और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अपनी जो परमिसेबल लिमिट की है वो तो कराता ही कराता है, लेकिन जो नॉन परमिसेबल लिमिट की वायलेशन है, जो नॉन परमिसेबल है, जो करे, वो भी किस तारीख को वो ऑर्डर निकलता है जरा बताएं। 14/4/2013 ये अप्रूवल है, 2003 सॉरी, ये है जो एमनिस्टी के बाद अप्रूवल दी गई। ये सरकारी दस्तावेजात है सारी की सारी, और हो नहीं सकती। किस कानून के तहत? इसका सेक्शन 5C 5 के तहत बैन है, और 5C में है यूजेस, यानी किस यूजेस पार्किंग स्पेस फॉर अदर पर्पस until such space is restored to its original purpose। ऐसा, हाँ पार्किंग स्पेस की वायलेशन हुई है तो दोबारा पार्किंग के लिए तो बन सकती है, लेकिन पार्किंग स्पेस की वायलेशन नहीं हो सकती। बेसमेंट में 178 दुकानों का रेगुलराइज होना सन 2003 में, मैं कहूँ कि ये जमात इस्लामी खामोश क्यों है? वो तो इतनी रेटरिक करती है, इतने बुलंद और बांग उसके दावे हैं। इस कराची में पोर्शन माफिया के खिलाफ उसने कब और कहाँ आवाज उठाई भाई? उसने गुल प्लाजा पर उसका कितने उसके बयानात हैं, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला जारी। मियां जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी विथ 1 स्ट्रोक ऑफ पेन दोनों फारिग कर दिया आज हमने। पीपल्स पार्टी इसलिए कि आगे जाकर 2003 की ये वायलेशन, जहां बेसमेंट में और पार्किंग की जगह पर 178 दुकानें बन गई, रेगुलराइज हो गई 14 अप्रैल 2003, जो एमनिस्टी का कानून है जिसमें पार्किंग स्पेस बेसमेंट रेगुलराइज नहीं हो सकती। 178 दुकानों को रेगुलराइज किया गया, वो भी एमनिस्टी लॉ जो था सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2002, उसके 1 साल की मियाद पूरी होने के बाद फ्लैग्रेंट ब्लेटेंट ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो कवानीन थे बेज़ाब्तगी की इंतहा कर दी गई और ये रेगुलराइज कर दी गई 14 अप्रैल 2003। अब जब एंटी करप्शन और
جو بدعنوانی انسداد بدعنوانی کے ادارے ہیں، جب ان کے نوٹس میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے 2003 سے انکوائری شروع کی اور 2005 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیس نمبر 56 2005 کے نام سے ایک ایف آئی آر اور اس کے تحت 6 چالان کورٹ میں جمع کرائے. 2 گل پلازا کے تھے، 4 باقی فائلیں جو اخلاق احمد صاحب کے گھر سے ملی، جو بریگیڈیئر اے ایس ناصر اس وقت ڈی جی کے بی سی اے تھے، محی الدین شریف ایک افسر ہے، ان کی ملی بھگت سے. اور جو گل پلازا میں جو چالان جمع ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سب سے فیورٹ اور عزیز ترین افسر منظور قادر، ان کا نام بھی اس ایف آئی آر میں بھی شامل ہے. اور اس ایف آئی آر کے تحت جو چالان گئے، چالان نمبر 11 اور چالان نمبر 11 اور 12 ان دونوں میں منظور قادر اور منظور کاکا کا نام ہے. اور 2005 میں یہ ایف آئی آر گئی اور 2007 میں یہ چالان متعلقہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں ڈال دیے گئے چالان. اب یہ انکوائری چل رہی ہے. اچھا، ان میں سے بیشتر ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ چالان ہے جس میں میں نے جن ملزمان کے نام لیے ان کے نام اس پہ موجود ہیں، شامل ہیں. گل خانانی بھی گرفتار ہوا تھا، گل پلازا کا اونر. کراچی میں ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے میت کو ہسپتال گرز پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولائز کرنے پر اتفاق ہوا ہے. پرائیویٹ ایمبولینس سروسز کے ریٹ مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. اجلاس میں بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان بھی مانگا گیا ہے. پنجاب کی ہر تحصیل میں اسپتال سے گھر میت لے جانے کے لیے کم سے کم ایک وین میسر ہوگی. مرحوم کے اہل خانہ 1122 پر کال کر کے یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس بھی لے سکیں گے. کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے، جس کے نتیجے میں 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ہے. ساتھ ہی ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار بچی سائرہ جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق ٹینکر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے. ساتھ ہی ریسکیو اہلکاروں نے 3 سالہ سائرہ کی لاش اور دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے. کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے، جس کے نتیجے میں 3 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار بچی سائرہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق ٹینکر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے. ریسکیو اہلکاروں نے 3 سالہ سائرہ کی لاش اور دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے.